Good morning, everyone. Myself, Aman Koshar, your counseling psychologist. I hope you are doing good and well. एंड आज का लेक्चर स्टार्ट हम करेंगे एट्थ लेक्चर, जिसका टॉपिक होगा असेसमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, जो कि हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक भी था, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और जिसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, और उसी के बारे में हम एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आज करने जाएंगे। सो इंटेलिजेंस के बारे में, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक इंटेलिजेंस के लिए है और असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के लिए, जिसमें हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आईक्यू, और आईक्यू कैसे मेजर किया जाता है, आईक्यू होता क्या है, किस साइकोलॉजिस्ट ने ये टर्म डिफाइन किया था, एंड इससे पहले क्या क्या स्केल्स या असेसमेंट के मेजरमेंट के लिए स्केल्स डेवलप किए गए थे। ठीक, उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हमें जानने को मिलता है, और जिसकी वजह से हमें इंटेलिजेंस का कंसेप्ट पढ़ने को मिलता है, और हमें पता चलता है दैट इंटेलिजेंस एक डिफरेंट एट्रीब्यूट है कम्प्लीटली, और वो इंटेलिजेंस का एट्रीब्यूट इंडिविजुअल्स में डिफर कर सकता है, वो वेरी कर सकता है बेसिकली। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में अगर मैं दोबारा से बात करूं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमारे पास हर इंडिविजुअल के कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम मेजर करने की कोशिश कर सकते हैं, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक, इंटेलिजेंस कुछ टाइम पहले तक, टिल 20th सेंचुरी का जब इनिशिएशन हुआ था, तब तक इंटेलिजेंस को मेजर नहीं किया जा सकता था, ऐसा मानते थे लोग। इंटेलिजेंस वाज जस्ट कि आप रेशनली थिंक कर रहे हो, सही गलत की पहचान रख रहे हो, आप पर्पसफुली एक्ट कर रहे हो, और अपने इन्वायरमेंट से सोर्सेज और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक यूटिलाइजेशन कर रहे हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो। दैट वाज ओनली टर्म्ड एज इंटेलिजेंस। बट जो सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट या इंटेलिजेंस की डेफिनेशन देने वाले साइकोलॉजिस्ट थे, वो थे मिस्टर अल्फ्रेड बिनेट, और उन्हीं के स्केल के बारे में हम पढ़ेंगे, उन्हीं के मेजरमेंट स्केल के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनमें उन्होंने बताया था कि इंटेलिजेंस को आप एक क्वांटिटी में मेजर भी कर सकते हैं। दैट इन 1905 व्हेन द फर्स्ट स्केल ऑफ अल्फ्रेड बिनेट और द बिनेट साइमन स्केल वाज पब्लिश्ड टू द वर्ल्ड, वहाँ से एक आइडिया लगने लगा था साइकोलॉजिस्ट को और साइकोमेट्रिशियंस को, दैट नाउ इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो बी मेजर्ड एंड इट इज़ अ क्वान्टिफाइबल क्वांटिटी। सो बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमें आज क्लियर आउट करना होगा, वो इंडिविजुअल डिफरेंस का। अगर एक बेसिक टर्म में हम जानें कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है, या इंडिविजुअल डिफरेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो मेजरेबल करने के लिए, मेजरेबल बनाने के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें सबसे पहले जानना होगा कि हमें डिफरेंस किस चीज़ में क्रिएट करना है। ठीक, या हमें डिफरेंस किस चीज़ में देखना है दो इंडिविजुअल्स में। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, देन हम वो टॉपिक लेंगे इंटेलिजेंस का। ठीक, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस में मेजर करेंगे। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, जैसा कि मैं बुक में भी देख पा रहा हूँ कि कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड सिबलिंग्स, इन सब के बारे में हमें कुछ कोरिलेशंस मिले हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल वैल्यूज मिली हैं जो कि इंटेलिजेंस को हमें बताती हैं। The evidence for hereditary influences on intelligence comes mainly फ्रॉम स्टडीज ऑन ट्विन्स एंड अडॉप्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, तो जब स्टडीज की गई, बहुत सारी रिसर्च फाइंडिंग्स मिली, आर्टिकल्स मिले, रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए, और वो रिसर्च पेपर्स किस चीज़ के लिए थे? दोज रिसर्च पेपर्स वर ऑफ द स्टडी इन द सिबलिंग्स, द स्टडी इन द ट्विन्स। ठीक, तो वहाँ से हमें कुछ स्टडीज हमें मिली, और उन्हीं को मैं इन ब्रीफ बताऊंगा। The intelligence of identical twins together correlated almost 0.90. It means 90% का correlation हमें मिला, किसमें? दो ट्विन्स में जो कि थे एकदम आइडेंटिकल। ठीक, आइडेंटिकल ट्विन्स में हमें 0.90 का ये कोरिलेशन देखने को मिला। हाँ, तो स्टूडेंट्स हमें मिला था देखने को कि आइडेंटिकल ट्विन्स में ये परसेंटेज जो कोरिलेशन है वो 0.90 है, यानी कि 90% का कोरिलेशन हमें मिल रहा है। और उसी के बाद अगर मैं देखूँगा, तो वो अगर ट्विन्स ही हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स ही हैं, बट उन्हें डिफरेंट इन्वायरमेंट में ग्रो करवाया जा रहा है, या वो रियर हो रहे हैं, पले बड़े हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में,
सपोज अलग शहर में पले बड़े हैं या अलग कंट्रीज में पले बड़े हैं, तो उस चीज़ से उनका जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है उसका रेशो आता है 0.72 जब द कोरिलेशन, ठीक है। तो 72% का सिमिलैरिटी रहता है उस चीज़ में। वहीं पर अगर वो फ्रेटर्नल ट्विंस रहते हैं देन इट कम्स डाउन टू 60%, and then if there are brothers and sisters then it comes down to almost 50%, while the siblings reared apart correlate about 25%, ठीक। तो ये एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट था कोरिलेशन ऑफ इंटेलिजेंस का, और बेसिकली ये चीज़ हमें बताता है दैट इज द नर्चर पार्ट ऑफ द नेचर एंड नर्चर थ्योरी, ठीक, जिसके बारे में मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बात की थी। अगर आपको कुछ आइडिया चाहिए हो उस बारे में तो आप फर्स्ट लेक्चर भी दोबारा देख सकते हैं। और अगर मैं सेकेंड इसके एस्पेक्ट की बात करूं द नेचर एंड नर्चर थ्योरी में, जो नेचर पार्ट है, तो नेचर पार्ट हमें क्या बताता है कि अगर आपकी अपब्रिंगिंग होती है और वो अपब्रिंगिंग आपकी होती है अलग इन्वायरमेंट में, ठीक, तो वहाँ पे अलग इन्वायरमेंट में इट मीन्स कि नेचर जो पार्ट कर रहा है प्ले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, आपकी इंटेलिजेंस को बेसिकली क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ठीक। इसमें एग्जांपल है जैसे कि children from the disadvantaged homes adopt into families with higher socioeconomic status exhibit a large increase in their intelligence scores। तो वहीं पर अगर कुछ बच्चे जो कि बर्थ के टाइम पे डिसएडवांटेज हो गए थे, फैमिलीज कैरी ऑन नहीं कर पाई उनका बर्थ फॉर एनी काइंड ऑफ रीजन, बट उनको अडॉप्शन मिला है फ्रॉम अ हाईली सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फैमिली, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है दैट देयर इंटेलिजेंस कोर्स लेवल अप बाय अ सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक, तो वो चीज़ विजिबल होती है। There is evidence that environmental deprivation lowers intelligence, while rich nutrition, good family background, and quality schooling increases the intelligence। यहीं पर इन दोनों टर्म्स का कॉन्ट्रडिक्शन हमें देखने को मिला है कि अगर आपका इन्वायरमेंट आपके सपोर्ट में नहीं है, आपका इन्वायरमेंट डिप्राइव्ड है बेसिक फैसिलिटीज़ या बेसिक नेसेसिटीज़ से भी, लाइक होम नहीं है अच्छा, घर अच्छा नहीं है, पानी की फैसिलिटी नहीं है, और लोकेलिटी अच्छी नहीं है, इट इज़ नॉट वेल एजुकेटेड, और दीज काइंड्स ऑफ इश्यूज आर प्रेजेंट इन योर लोकेलिटी और एरिया इन विच यू रेसाइड और लिव, देन वहाँ पर हमें ये विजिबल डिफरेंस देखने को मिलता है इन द इंटेलिजेंस कोर्स। There is a general consensus among psychologists that intelligence is a product of complex interaction of heredity, that is the nature part, and the environment, that is the nurture part, ठीक। तो ये इन्वायरमेंट जो क्रिएट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट और आपका हेरिडिटी, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं इंटेलिजेंस को क्रिएट करने में, इंटेलिजेंस को डेवलप करने में, ठीक। आसपास के इंडिविजुअल्स में, आसपास के लोगों में आप ये चीज़ देखते भी होंगे कि जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं उनका इंटेलिजेंस लेवल, द वे ऑफ बिहेविंग, द वे ऑफ कम्युनिकेशन, तो बहुत ज़्यादा उनका डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू दोज हु आर हाईली सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और लिविंग अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, having a good lifestyle, parents are well educated, then obviously वो effect आपके सिबलिंग, आपके बच्चों में भी या इंडिविजुअल्स में दिखेगा। Now comes the part of the assessment of intelligence, that is again an important topic of the intelligence part, or the attribute of intelligence, in which we try to describe that how intelligence is now a measurable quantity, and it is not only limited to a theoretical aspect that was performed earlier or that was known earlier to psychologists and people. So the assessment of intelligence was carried out by Alfred Binet, and who gave the unifactor theory. Now in 1905, what was actually the reason that Alfred Binet wanted to measure the intelligence level in children? It was that he was just assigned as a psychologist, as a psychometrician from the French government, in order to measure the mental retardation capabilities, or the mental retardation लेवल इन द स्टूडेंट्स, ठीक। सो ये जो लेवल क्रिएट हुआ था, ये लेवल फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्रिएट करवाया था, और अल्फ्रेड बिने को अपॉइंट किया गया था 1905 में, जहां पर
उन्होंने ये डेवलप किया था बिनेट साइमन स्केल. साइमन was a physician at that time and he was also appointed with Alfred Binet. तो इन दोनों के रिसर्च से पता चला था दैट आप इंटेलिजेंस को डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या डिफरेंट सेट्स में मेजर कर सकते हैं. और वो सेट्स क्या थे? इट वाज ऑडिटरी, इमेजरी, विजुअल कॉम्प्रिहेंशन, मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ये सारे एस्पेक्ट्स और भी कुछ थे, मस्कुलर स्ट्रेंथ, moral sentiments, memory, and aesthetic sentiment, hand-eye coordination, as I told right now. तो ये सारे attributes जो थे, इन सारे attributes को measure करने का काम किसका था? वो एक intelligence test create किया गया 1905 में. बट अगर हम आज देखते हैं जो बिने साइमन स्केल हम यूज कर रहे हैं, या जिसका नाम आज स्टैनफोर्ड बिने साइमन स्केल या इंटेलिजेंस स्केल हो चुका है, तो वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्यों बना, उसके रिवीजन्स कितने हुए थे और रिवीजन्स करने के पीछे रीजन क्या था. when the Binet Simon scale was in its earlier stage, जब वो पहला पब्लिश हुआ था, पब्लिशमेंट उसका 1905 में, तो तब हमें देखने को मिला था दैट इट वाज ओनली लिमिटेड टू चिल्ड्रन who were gonna be assessed in the case of mental retardation. तो MR या ID के जो स्टूडेंट्स या बच्चे जो थे उस टाइम पे फ्रेंच स्कूल्स में, तो उसके मेजरमेंट के लिए एक स्केल डेवलप किया गया. और वो स्केल सिर्फ सीमित था, लिमिटेड था बच्चों के लिए. इट मीन्स कि वो टेस्ट एडल्ट नहीं परफॉर्म कर सकते, या उनमें क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे. वो क्वेश्चनियर या जो लेवल ऑफ टेस्टिंग था वो परफॉर्म या वो फॉर्म नहीं किया गया था इंडिविजुअल्स पे जो कि एडल्ट लाइफ में जा चुके थे या एडल्टहुड में जा चुके थे. इट मीन्स अबव 18. बट लेटर ऑन कुछ रिविजन्स हुए, और वो रिविजन्स मैं आपको बताऊंगा कि कब कब हुए थे रिविजन्स, ताकि आप उन नोट्स को आप लिख सकें और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो. The first revision of the Binet scale was in 1908. 1908 में बिनेट स्केल का जो रिवीजन था वो सबसे पहला हुआ था. बट मेजॉरिटी ऑफ द स्केल जो था वो अनचेंज्ड ही रहा था. तो चेंज इसमें क्या हुआ था? बाय 1911 द स्केल वाज इन इट्स सेकंड रिवीजन. 1905 में पब्लिश हुआ, 1908 में फर्स्ट रिवीजन हुआ. बस फर्स्ट रिवीजन में अराउंड 80-85% का जो स्केल था वो सेम ही रहा, तो इसलिए उस चेंज को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना गया. बट जब उसका सेकेंड रिवीजन हुआ 1911, देन वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया उसका सेकेंड रिवीजन, और वहाँ पर उसी एज की लिमिट को एक्सटेंड किया गया. सो बेसिकली जो सेकेंड रिवीजन हुआ था 1911 में, तो उसमें एज फैक्टर को इंक्रीज किया गया था. इट वॉज एक्सटेंडेड थ्रू द एडल्टहुड. With the inclusion of the adults, the scale needed to be rebalanced, क्योंकि जो टेस्टिंग करवाना था या जो चीज़ें जो मेजरमेंट के स्केल्स थे उस पूरे टेस्ट में बिने साइमन स्केल में, तो वो कम्प्लीटली रीबैलेंस करने की ज़रूरत थी. हर टेस्ट को दोबारा से असेस करने की ज़रूरत थी. सारे टेस्टिंग मटेरियल्स को, सारे टास्क्स को चेंज करना पड़ा था, मॉडिफाई करना पड़ा था, ताकि एडल्ट्स भी उस टेस्ट को परफॉर्म कर पाएँ और अपना रिजल्ट्स जो हैं वो इंटेलिजेंस का ले पाएँ. एबिलिटीज़ जो थी वो 1911 में मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि क्या क्या एबिलिटीज़ ऐड की गई. दीज वर लैंग्वेज, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, विजुअल प्रोसेसिंग, लर्निंग, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था उस टाइम पे, कि एक इंडिविजुअल अपने लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को, आइदर वो उसकी स्टूडेंट लाइफ में है और द प्रॉब्लम इज प्रेजेंटेड इन इट्स एनवायरनमेंट और थ्रू इट्स सोसाइटी और थ्रू इट्स लाइफ इन जनरल, तो उसके वर्क लाइफ पे अगर वो प्रॉब्लम आ रही है, देन वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है. आइदर वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है विदाउट हैविंग अ रेफरेंस थॉट, और या वो उसका पीछे एक पूरा प्लानिंग करता है, जैसा मैंने कल पास मॉडल में समझाने की कोशिश करी थी. तो वो प्लानिंग के साथ अगर चलता है, देन वी कैन से दैट ही और शी इज क्वाइट एन इंटेलिजेंट पर्सन. बट अगेन लेट्स कम, इफ यू कम बैक टू द टॉपिक, देन 1911 का ये जो रिवीजन था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों को लगा, और इससे एडल्टहुड के पास भी रीच पहुंच गया. इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर कि आप अपनी एज को भी टेस्ट कर सकते हैं अगर आप एडल्टहुड को क्रॉस कर चुके हैं. तो
बाय 1912 एक साइकोलॉजिस्ट थे लुई टर्मन, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे थे बिने स्केल के ऊपर, और उन्होंने 1916 में उस बिने साइमन स्केल को रिवाइज किया, जो कि थर्ड रिवीजन माना जाता है, एंड इट वाज रीनेम्ड एज स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल। ठीक, तो ये लुई टर्मन का एक इसमें योगदान था और यूटिलाइजेशन उन्होंने किया इस बिने साइमन स्केल का। बट इसमें जो दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे बिने साइमन स्केल के, वो मैं बताना चाहूँगा। दैट फर्स्ट, इट वाज द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर, कि उस तरीके को, उस स्केल को बहुत इजीली परफॉर्म किया जा सकता था। इट वाज नॉट क्वाइट अ कम्प्लेक्स स्केल दैट वाज टू बी मेजर्ड। इट वाज अ वेरी सिंपल स्केल जो इंडिविजुअल्स को टेस्टिंग के दौरान दिया जाता था, एंड दे वर एबल टू मेजर और एनालाइज देयर इंटेलिजेंस लेवल। ठीक, and the second point was that now intelligence could be measured in a very simplistic manner through a direct interview in the clinic or in terms of clinician। तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट जो अब मेजर होने लगा था, तो ये उसकी दो बहुत ही मेजर क्वालिटीज थी जो डेवलप हुई थी इस समय। और अगर मैं इसी स्केल के बारे में एक उसके सेकंड रिवीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताऊं, जो कि हुआ था 1908 में, जब ये रिवीजन किया गया 1908 में। तो 1908 का जो रिवीजन था उसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्केल था वो तो अनचेंज रहा, बट जो चीज़ चेंज हुई वो था एक नया कंसेप्ट जो कि डेवलप किया गया था उस टाइम पे, बिने साइमन ने डेवलप किया था, जिसका नाम उन्होंने दिया इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ठीक, और जिसको आगे पब्लिश या पब्लिसाइज किया विलियम स्टर्न ने 1912 में, क्योंकि विलियम स्टर्न भी स्टडी कर रहे थे बिने साइमन स्केल को, और 1912 में उन्होंने ये एक और रिवीजन पब्लिसाइज किया, और उन्होंने अपना एक टर्म इसको एडिशन में दिया, दैट वाज मेंट टू बी द आईक्यू और द इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। बट इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को समझने के लिए, बिकॉज ये एक मैथमेटिकल रॉ फॉर्म में एक कैलकुलेशन था जिसकी मदद से आप इंटेलिजेंस को मेजर कर पाएँ आज के टाइम में भी, बट ये इंटेलिजेंस क्वोशिएंट में क्या टर्म्स थी जो कि यूज हुई उस टाइम पे, और विलियम स्टर्न ने उन्हें ऐड किया। सो 1908 में जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे अल्फ्रेड बिनेट और थियोडर साइमन, इन्होंने एक टर्म डिवाइस की दैट वाज नोन टू बी एज द मेंटल एज, and the second one was the chronological age. Now, let me explain that what these two terms are, so that the students are not confused in what to write and how to explain these two terms, and how these two terms are different from each other. So, let's come back to the topic of the mental age. So, mental age basically tells us about that how an individual, or how mentally an individual is involved in the activities that he or she is doing. ठीक, कि वो मेंटली एक इंडिविजुअल एक एक्टिविटी उसको परफॉर्म करने को दी गई, और वो एक्टिविटी अपनी एज के अकॉर्डिंग क्या उसे कंप्लीट कर रहा है, या उसे फुलफिल या अकम्प्लिश करने की कोशिश कर सकता है या नहीं। ठीक, क्या वो उस एक्टिविटी को करने में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो ये टर्म बताती है मेंटल एज। The next comes the chronological age, which is the basic biological age or the hereditary age of the individual। ठीक, अब इस चीज़ को फॉर्मुलेट कैसे किया गया एक आईक्यू के टर्म में, तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बेसिकली फॉर्म होता है जब आपकी मेंटल एज का रेशो निकलता है क्रोनोलॉजिकल एज से, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जब आप 100 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो फॉर्मूला क्रिएट होता है आईक्यू। दैट इज द स्टेटमेंट, दैट इज द रूल ऑफ हाउ टू कैलकुलेट एन आईक्यू ऑफ एन इंडिविजुअल और फॉर एन इंडिविजुअल। लेट्स से जो आईक्यू है वो मेंटल एज एक क्रोनोलॉजिकल एक एज बच्चे की है 10 साल की। ठीक, और 10 साल की एज अगर एक बच्चे की है, और उसमें वो मेंटली उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है दैट इज ऑफ 8 ईयर्स, इट मीन्स कि वो बच्चा जो है 10 साल की एज में हो के 8 साल की कैपेसिटीज, 8 साल की जो उसकी वैल्यूज हैं, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, वो उस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। तो इससे हम रफली कैलकुलेट कर सकते हैं दैट 80 is the number that shows the level of intelligence in that individual। ठीक, ऐसे ही एक मेंटल एज अगर
हमारे पास ज़्यादा हो जाती है क्रोनोलॉजिकल एज से, इट मीन्स एक 10 साल का बच्चा एक 12 साल की एक्टिविटी कर पा रहा है, इट मीन्स कि उसका आईक्यू हो जाएगा 120। ठीक। एंड अगेन वही मेंटल एज अगर कम हो जाती है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से, देन वी कैन से दैट द आईक्यू इज लेसर देन इन कंपैरिजन ऑफ हिज क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक। तो यहाँ पर एक रफ स्टैटिस्टिकल वैल्यू आई जिसको आगे डिफाइन किया गया नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से, NPC, और what is termed or what is coined in your book is the normal bell curve। ठीक है। as it shows the bell, the image of a bell, or how a bell is drawn, तो वो एक बेल का शेप देता है। अब उस बेल में एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है, सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स द मीन वैल्यू, दैट इज द वैल्यू दैट कम्स इन बिटवीन द रेंजेस दैट फॉल इनटू दैट कैटेगरी। सो वो जो मीन कैटेगरी आई थी वो था 70 to 100। ठीक, सॉरी 90 to 110। सो 90 to 110 का जो कंसेप्ट था दैट वाज टर्म्ड टू बी द नॉर्मल आईक्यू और द नॉर्मल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। 90 आईक्यू का इट मीन्स हो सकता है कि अगर एक 10 साल का बच्चा है और वो 9 साल के बच्चे का एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है या लगभग उस एज में फॉल कर रहा है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि उसकी जो आईक्यू है वो 90 है। और वहीं पर एक 10 साल का बच्चा अगर 11 साल के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, देन हम कह सकते हैं कि उसका आईक्यू 110 है या 110 है। ठीक। तो ये 90 से 110 का जो रेशो आया था वो आपके टेबल 1.1 बुक में मेंशन्ड है, उसमें 50% का जो वैल्यू है वो एवरेज कैटेगरी में फॉल करता है, और वो एवरेज कैटेगरी है 90 से 110 का। अब 90 से 110 के लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी जो कम हो रही होगी इंटेलिजेंस में। इट मीन्स कि वहाँ पर मेंटल एज जो है वो कम हो रही होगी और क्रोनोलॉजिकल एज एक तरीके से बढ़ रही होगी। ठीक, या ज़्यादा होगी क्रोनोलॉजिकल एज। तो उस केस में जो वैल्यूज आती हैं वो आती हैं हमारे पास लो एवरेज, बॉर्डर लाइन एंड ID, दैट इज द इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। ठीक। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन जो एडिशन बनता है दैट इज ऑफ द लोअर एवरेज एंड बॉर्डर लाइन एंड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, इनका एडिशन बनता है 25%। एंड यही सेम कर्व हमें नॉर्मल कर्व के 110 की रेंज के बियॉन्ड मिलता है। इट मीन्स कि अगर हम 110 की रेंज के राइट साइड में देखें अपने टेबल में, तो वहाँ पर वही सेम रेंज हमें मिल रही है हाई एवरेज, सुपीरियर एंड वेरी सुपीरियर। इट मीन्स कि वो रेंज भी सेम है 25%। सो इन टोटलिटी 100% का कैटेगराइजेशन किया गया जिसमें से 50% ऑफ द ऑडियंस और द इंडिविजुअल्स जो थे वो फॉल कर रहे थे 90 से 110 की रेंज में, दैट वर टर्म्ड एज नॉर्मल और हैविंग अ नॉर्मल आईक्यू। उसके पहले जितने स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल्स या लोग थे जिनका मेजरमेंट किया गया इस स्केल से, आईक्यू टेस्ट से, तो वो थे 25%। एंड अगर उनके बाद इंटेलिजेंस आती थी, ज़्यादा इंटेलिजेंस आती थी, तो वो माना जाती थी 25% अगेन। सो इट मीन्स कि जो रेशो था वो बहुत ही सिस्टमेटिकली, बहुत ही फैक्टर एनालिसिस और अप्रोचेस के बाद, रिसर्चेस के बाद ये डेवलप किया गया नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। The mean IQ score in a population is 100. People with IQ scores in the range of 90 to 110 have normal intelligence। तो ये चीज़ वहाँ पर मेंशन हुई थी। तो अगर हम एक नॉर्मल इंटेलिजेंस देखते हैं तो वो फॉल कर रही थी अराउंड 90 to 110 की रेंज में, जैसा मैंने अभी टेबल के एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करी। और उसके बियॉन्ड अगर इंटेलिजेंस लेवल आता था तो वो फॉल करता था सुपीरियर इंटेलिजेंस में या हायर एवरेज और वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस में। बट वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस जो होती है, जो कि मेजर होती है अबव 130, तो अबव 130 की क्लासिफिकेशन को वहाँ पर हमें दिया गया था आर कंसिडर्ड टू बी हैव एक्सेप्शनल टैलेंट्स। ठीक, एक्सेप्शनल टैलेंटेड बच्चे वो होते थे और उनमें इंटेलिजेंस लेवल बियॉन्ड 130 या IQ 130 होता था। ठीक। और वहीं पर अगर जो स्टूडेंट्स होते थे जिनका IQ 70 से बिलो माना जाता था, तो वो माने जाते थे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, और इट मीन्स दैट दे वर हैविंग एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी और काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ओके। सो आई होप कि आपको IQ का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड आज के टॉपिक को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी द वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस।
जिसके बारे में अभी मैंने आपको थोड़ा सा एक हिंट दिया कि आईडी इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, एमआर मेंटल रिटार्डेशन, हाईली इंटेलिजेंट, बिलो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो इंडिविजुअल्स फॉल कर रहे हैं उस आईक्यू के लेवल में, उस आईक्यू के नंबर में। नाउ क्योंकि आईक्यू और इंटेलिजेंस अब एक मेजरेबल क्वांटिटी बन चुका है, सो अब उस आईक्यू के लेवल के नीचे जो भी इंडिविजुअल्स हैं, उस आईक्यू से जो भी ऊपर इंडिविजुअल्स हैं, उन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे और जानेंगे कि वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं इंटेलिजेंस में। आज हमने ये सीखा कि इंटेलिजेंस जो है वो मेजर कैसे किया जा सकता है, एंड इंटेलिजेंस एक इंडिविजुअल फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड नर्चर थ्योरी समझने की कोशिश करी। सो आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और कंसेप्ट समझ में आया होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज, आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हैं और अपने डाउट्स को रख सकते हैं। सो आई होप today's lecture was well known and it was easily comprehended by you. So now हम कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, एंड टिल देन आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स या सेशंस भी देख सकते हैं जो कि इस चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक्स पर बेस्ड थे। एंड kindly like, share and subscribe to my channel. Thanks a lot.